जंगलों की आगजनी की घटना को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वन विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें सचिवालय से ही मुख्य सचिव, वन प्रमुख संरक्षक राजीव भरतरी, डीजीपी अशोक कुमार जुड़े। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर कदम उठाने के निर्देश दिए। तो जिस तरह से वन संपदा, शान समझे जाने वाले पहाड़ों की, जंगल की बात करें और आग की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वो चिंता में डालती हैं। तो देवभूमि की आग की तस्वीरों को हमने आपको लगातार दिखाए, खबरें दिखाई, और ऐसे में इन्हें रोकना, इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कैसे काम किया जा रहा है, इसी बारे में आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद सीएम ने निगरानी और कामकाज के तौर तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठी करी, जरूरी दिशा निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर जंगलों की आग को रोका जाए। तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उससे 2 हेलीकॉप्टर के लिए राज्य सरकार ने संपर्क किया था और उसके लिए एक अनुमति मिल गई है और आज वो रेकी करने वाले हैं और बस उनके डिप्लॉयमेंट होने वाला है। तो उत्तराखंड के जंगलों की आग विकराल रूप ले रही है, जिस पर काबू पाने के लिए अब एनडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभालेंगी। वहीं उत्तराखंड सरकार को राहत कार्यों के लिए केंद्र की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर भी मौजूद मुहैया कराए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके सीएम तीरथ सिंह रावत से बातचीत की, उन्हें हर संभव मदद देने की बात कही। ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी भी दी। इसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने भी ट्वीट करके आभार जताते हुए ये सारी बातें लिखी। तो तीरथ सिंह रावत ने एनडीआरएफ की टीम और 2 हेलीकॉप्टर की मदद के लिए और इसके अलावा आश्वासन के लिए धन्यवाद कहा और ये भी आश्वासन दिया कि हर हाल में पहाड़ के जंगलों को आग के हवाले नहीं होने देंगे। इसे रोकने के लिए हर जरूरी और संभव कदम उठाए जाएंगे, चाहे इसके लिए तमाम कर्मचारी हैं जो छुट्टी पे गए थे उन्हें वापस बुलाना होगा, छुट्टियां कैंसिल करनी होंगी, युद्ध स्तर पर जंगलों की आग को रोकना होगा। तो खुद गृह मंत्री को ट्वीट करके ये मदद देनी पड़ी, क्योंकि स्थिति क्या है आप इन तस्वीरों से समझेंगे। आपको तस्वीरें पौड़ी, विकासनगर, अल्मोड़ा की दिखाएंगे। आग की विकराल स्थिति को समझिए। पहाड़ को पूरी तरह से घेरती हुई ये आग है और विकासनगर के कालसी तहसील में अचानक आग लगी। वन और स्थानीय ग्रामीणों ने छानियों को भी यहां नुकसान पहुंचाती नजर आई। उधर अल्मोड़ा की अगर आप बात कर लें तो आगजनी से 70 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को नुकसान हुआ है। ये संपदा है, वनों की शान है और वनों की सिर्फ शान नहीं बल्कि यहाँ के पूरे वातावरण में संतुलन बनाए रखने में वन का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से ये जंगल आग में झुलस रहे हैं और यहाँ पर इसे रोकना बेहद जरूरी है और इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी होती है वन विभाग के हाथ। उधर पौड़ी में पिछले 5 दिन से आग लगी है। आग बिलकेदार और गंगा दर्शन के जंगलों में लगी है। अब ये आग धीरे धीरे पौड़ी कोतवार नेशनल हाईवे की ओर पहुंच गई है, जिससे अब बात कर ले राज्य मार्ग की तो वहां पर भी धुआं छाया हुआ है। तो जंगलों की आग किस कदर आगे भी बढ़ रही है, क्योंकि मौसम शुष्क हो रहा है, गर्म हो रहा है, सूखा हो रहा है, हवा भी चल रही है। आग इतनी आसानी से बुझती नहीं है और देखा जाए चुनौती ये है कि जंगली पहाड़ी रास्तों पर इतने आसानी से फायर ब्रिगेड या फिर आग को रोकने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाती, लेकिन चुनौती यही है जिससे पार पाना होगा। बहरहाल जंगल से निकली आग किस कदर छावनी तक पहुंच गई है, तस्वीरें देख सकते हैं। आज भी मैं यहाँ श्रीनगर में पौड़ी जिले का और कीर्तनगर ब्लॉक के अधिकारियों के साथ बैठकर इस क्षेत्र के लोगों के अधिकारियों के साथ बैठकर इस क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि भाई कहीं भी कोई आग लगती है तो कैसे उसको काबू पाए। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने अभी 2 हेलीकॉप्टर हायर करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है और हम बहुत जल्दी मैं सोचता हूँ कि हेलीकॉप्टर हायर करेंगे
और जिनसे कि हम जहाँ कोशिश करेंगे कि जहाँ भी आग लग रही है, जहाँ इंसान का जाना संभव नहीं है, बहुत छोटी है, बहुत खतरनाक जगह है, उस जगह हम हेलीकॉप्टर के प्रयोग से भी इस तरह का काम कर सकते हैं। और उधर कुंभ मेला क्षेत्र के बैरागी कैंप में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते दर्जनों झोपड़ियों में आग लग गई। हालांकि सूचने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इससे पहले भी करीब 32 झोपड़ियों में आग लग गई थी, जिससे काफी नुकसान हुआ था। लेकिन उस खबर से और इस खबर के बीच भी लगता है कि माकूल व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि जब पिछली बार आग लगी तभी भी मेला प्रशासन की ओर से ये कहना था कि हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, दमकल की गाड़ियां पहुंच रही हैं, लेकिन इस दरमियान भी 32 झोपड़ियां आग के हवाले हो गई। अब देखिए बैरागी कैंप के पास का वही इलाका फिर से आग लग गई और इस बार भी काफी नुकसान हुआ। तो बैरागी कैंप के पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि दमकल की गाड़ी जब तक पहुंचती है 32 झोपड़ियां जलकर खाक हो जाती थी, और ऐसी ही घटना कुछ समय पहले होती है। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं कि अगर ऐसी ही चीज कुछ दिन पहले होती है, वहां पर नाकामी हाथ लगी तो उसे सुधारा जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। बैरागी कैंप में जो यहाँ का स्लम एरिया है, वहाँ पर आग की घटना हुई थी, जिसमें कि तत्काल यहाँ पर ऑलरेडी हमारे सेक्टर के मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी और यहाँ अलग से हम लोगों ने एक फायर यूनिट तैनात की थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कोई जानहानि तो नहीं हुई है, लेकिन जानहानि नहीं हुई है, परंतु काफ़ी इन लोग का सामान वगैरह और झोपड़ी जल गई है, जिसमें कि अभी इस पूरे एरिया में हर जगह पे एक छोटा सा अवेयरनेस कैंपेन दोबारा चला रहे हैं, क्योंकि ये एरिया खासकर इस महीने में इस तरह की घटनाएं यहाँ पर पूर्व में भी होती रही है, परंतु कुंभ के दृष्टिगत ये बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 22 मार्च से सीएम कोरोना संक्रमण की जब पुष्टि हुई थी, उसके बाद से वो होम आइसोलेशन में थे। अब वो कल से फील्ड में दिखाई देंगे। कल से कई बैठकों और शासकीय कार्यों को निपटाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी का तो अब पीरियड भी ओवर हो गया, उनका टेस्ट भी कराया था जो नेगेटिव आया है। सो मेरे ख्याल से अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जो भी नॉर्मल शेड्यूल है उसको रिज्यूम शीघ्र ही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं हल्द्वानी की। 4 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद 2 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पीली कोठी और 2 नहरिया में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। राजस्व और पुलिस की टीम लगातार सैंपलिंग कर रही है। बाहर से आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और आज 58 लोगों की सैंपलिंग की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपलिंग के निर्देश हैं उससे। माननीय मुख्यमंत्री जी दर्जाधारियों को लेकर जहाँ तक सवाल है, वो पहले ही उन्होंने एक सूची मांगी थी और उस सूची को उन्होंने अध्ययन किया होगा। उसके बाद उन्होंने उस पर एक्शन लिया होगा और उन्होंने सभी दायित्वधारकों को फिलहाल हटा दिया जो संवैधानिक पद पे उनको छोड़ करके। किंतु मुझे लगता है कि फिर उस पर अध्ययन कर लेंगे, तुरंत जल्दी अध्ययन कर लेंगे और जो संगठन की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी के आपस में बातचीत करते हुए फिर आगे दायित्वधारियों को बढ़ाएंगे। चंपावत के सीमांत टनकपुर में माता पूर्णागिरी का मेला शुरू हो गया है। ऐसे में मेले में व्यवस्थाओं का संचालन करने के लिए जिला प्रशासन के आदेशानुसार मेला क्षेत्र में कुल 6 सेक्टर बनाए गए हैं। साथ ही कोविड नियमों के पालन के निर्देश भी दिए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और अपने क्षेत्र से संबंधित जो सभी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाएंगे। आज उनकी हमारे द्वारा बैठक भी ली गई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में उनको हमने ब्रीफ किया है कि उनको क्या क्या काम करना है, किस तरीके से उन्हें रिपोर्टिंग करनी है। उधर श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी ने ऐलान किया है कि सनातन धर्म की रक्षा, विकास और विस्तार के लिए 1 लाख नागा सन्यासी बनाएंगे। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने इसकी जानकारी दी। हरिद्वार कुंभ में 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलने वाले दीक्षांत कार्यक्रम में ये 1 लाख सन्यासी बनाए जाएंगे। अभी मैं अखाड़े में बैठा था तो अखाड़े और हम दोनों ने आपस में तय किया कि हम करीबन 1 लाख के आसपास अभी नागा बनाएंगे। 22 तारीख से शुरू करेंगे, 27 तक 1 लाख के आसपास हम नागा बनाएंगे और 30,000 के आसपास सन्यासी बनाएंगे। और नागा हमारे सभी तैयार हैं बनने के लिए और बहुत सारे नागा हमारे अखाड़े में हैं जो अभी सभी नागाओं की का काल प्रारंभ करेंगे और 27 तारीख तक अनवरत हम नागा और सन्यासी को दीक्षित करेंगे, नागा और सन्यासी बनाएंगे।
हरिद्वार में बड़ी धाम से श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाड़ा की पेशवाई निकाली गई। नगाड़ों, बैंड और बाजे के साथ नागा सन्यासी की पेशवाई निकाली गई। इस दौरान पेशवाई में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। सभी 13 अखाड़ों के संत प्रतिनिधि के साथ भारी संख्या में साधु संत, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे और कुछ इस तरह से धूमधाम के साथ पेशवाई निकाली गई। और देख सकते हैं आपकी बालकृष्ण और योग गुरु बाबा रामदेव भी नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम के लिए जहां एक ओर राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं दूसरी ओर केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम ने इसके लिए बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आशीष चौहान ने बताया कि बुकिंग अप्रैल फर्स्ट वीक से विधिवत शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही टिकटों की कालाबाजारी को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा को लेकर हमारी प्रिपरेटरी मीटिंग्स GMVN में भी हो चुकी है और यूकाडा में भी एक मीटिंग हमारी ऑपरेटर्स के साथ कल प्रपोज्ड है और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम लोग बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। ऑनलाइन बुकिंग जो है उसके लिए वेबसाइट में जो इम्प्रूवमेंट के काम है प्लस जो भी हमारी GMVN के साथ मीटिंग्स जो होनी है वो सारी हम लोगों ने प्लान कर रखी है। और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार एक्शन मोड में हैं और इसके चलते लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी अधिकारियों पर डीजीपी का एक्शन लगातार जारी है। जहां उन्होंने किसी भी शिकायत का निस्तारण या फिर फरियादियों से बात ना सुनने के मामले में कोई मामला सामने आता है तो डीजीपी अशोक कुमार की ओर से संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषकर ऐसे केसेस जहां उन्होंने संवेदनशीलता नहीं दिखाई है, जहां पीड़ित की मदद नहीं की है, क्योंकि मैंने पहले दिन से पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग और पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग इसके ऊपर फोकस किया है, उसी पे हमारा जोर है। और इनके कोई भी पुलिसकर्मी अगर इसको इनकी तरफ ध्यान नहीं देगा, लोगों की शिकायतों को नहीं सुनेगा और उस पर जो सही कार्रवाई वो नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई जारी रहेगी। सरहद के नाम पे आपके जहन में कांटे तार आते हैं, कभी सीढ़ी हो सकती है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं गरतांग गली की कहानी। पिछले 60 साल से सुनसान है, मगर किसी जमाने में ये गुलजार रहा करती थी। इसी से होकर व्यापार गुजरता था। भारत और तिब्बत के व्यापारी इससे आया जाया करते थे। इसीलिए इस सरहद को इसे कहते हैं सीढ़ी। उत्तरकाशी स्थित गरतांग गली के जरिए कभी भारत और तिब्बत के बीच व्यापार हुआ करता था, मगर 1962 के युद्ध के बाद से ये वीरान पड़ी हुई है। अब गरतांग गली को फिर से गुलजार करने की तैयारी है। गरतांग गली को आवाजाही लायक बनाया जा रहा है। 64 लाख रुपए की लागत से 136 मीटर लंबी गरतांग गली की मरम्मत का काम होगा। इसके साथ ही एक पुल भी बनाने की तैयारी चल रही है। 1000 फीट की ऊंचाई पर लकड़ी की सीढ़ीनुमा पुल है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में पेशावर के पठानों द्वारा किया गया था। 1962 के पूर्व भारत, चीन, तिब्बत का व्यापार इसी रास्ते से होता था। 1962 के युद्ध के दौरान नेलांग और जादूंग गांव को विस्थापित कर बगोरी और डुंडा बसाया गया। 62 से पूर्व कैलाश यात्रा का मार्ग भी यही मुख्य मार्ग था। वर्तमान समय में इस पुल का मरम्मत कार्य पीडब्ल्यू द्वारा करवाया जा रहा है। इस पुल के निर्माण होने के बाद निश्चय ही पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए यह स्थल रोमांचकारी होगा। गरतांग गली को पर्यटन हब के तौर पर तैयार किया जा रहा है ताकि यहाँ पर आने वाले सैलानी पहाड़ों में गरतांग गली के रोमांच का लुत्फ उठा सके। ये जो एक रूट है गरतांग गली, और ये अगर आप नीलोंग वैली, जादों और आगे की तिब्बत बॉर्डर की बात करें तो एक बहुत पुराना रूट रहा है और इस रूट से भारत और तिब्बत का व्यापार सुचारू रूप से चला करता था। एडवेंचर के जो शौकीन हैं, जब भी वो गरतांग गली के इस निर्माण में जो अब इसको रिनोवेट कर रहे हैं उससे गुजरेंगे, वो रोमांच से भरपूर हो जाएंगे। नीचे दिखती हुई जाट गंगा, सुंदर वैली का एक दृश्य उनको रोमांचित करेगा और बार बार आने के लिए आकर्षित करेगा।
आजादी से पहले तिब्बत के साथ व्यापार के लिए उत्तर काशी में नेलांग वैली होते हुए तिब्बत ट्रैक बनाया गया था। ये ट्रैक भैरव घाटी के नजदीक खड़ी चट्टान वाले हिस्से में लोहे की रॉड लगाकर और उसके ऊपर लकड़ी बिछाकर तैयार किया था। तिब्बत के व्यापारी और सीमावर्ती नेलांग और जाढूंग गांव के ग्रामीण इसी रास्ते से होकर आवाजाही करते थे। नेलांग वैली में पर्यटन गतिविधियां शुरू होने के बाद से गर्तांग गली पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई रहती थी, मगर फिलहाल ये आवाजाही लायक नहीं है, मगर अब इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। अच्छा, गर्तांग गली को बनाने वाले लोगों के हौसले की दाद देनी होगी। खड़ी चट्टान के ऊपर एक शानदार रास्ता तैयार करना उसमें बड़ी कामयाबी थी। मगर वो दिन दूर नहीं जब आप भी गर्तांग गली में आवाजाही कर सकेंगे। आजादी के पूर्व तिब्बत के साथ व्यापार के दौर में उत्तर काशी से नेलांग वैली होते हुए तिब्बत तक ट्रैक बनाया गया था। इस ट्रैक पर भैरव घाटी के पास खड़ी चट्टान वाले हिस्से में पेशावर के पठानों ने एक शानदार रास्ता तैयार किया था। जाड़ गंगा के ऊपर चट्टान में लोहे की रॉड गाड़कर और उसके ऊपर लकड़ी बिछाकर रास्ता तैयार किया गया था। बेहद सकना और जोखिम भरा ये रास्ता गर्तांग गली के नाम से जाना जाने लगा। करीबन 1700 कहते हैं कि 1700 के आसपास इस गर्तांग गली का जो है निर्माण किया गया था, क्योंकि एक खड़ी चट्टान थी जिस पर रास्ता बनाना बहुत कठिन था। तो कहते हैं कि पेशावर से जो है पठान लोगों को बुलाया गया और जिनके मदद से यहाँ पर जो चट्टान थी उस पर लकड़ी के सिलिकर को एंकर करके उस पर रास्ता बनाया गया, जिसके जरिए ये ट्रेड होता था। तिब्बत के व्यापारी और सीमावर्ती नेलांग और जाढूंग गांव के ग्रामीण इसी रास्ते से होकर आवाजाही करते थे, मगर 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान नेलांग और जाढूंग गांव को खाली करा दिया गया। तो वहीं तिब्बत के साथ व्यापार बंद होने से गर्तांग गली का इस्तेमाल भी बंद कर दिया गया। बीते करीब 6 दशक से इस्तेमाल में न आने और देख रेख के अभाव में ये जर्जर हो चुकी है। गर्तांग गली को पहाड़ी के एक हिस्से के किनारे को काट कर तैयार किया गया था। जगह कम होने की वजह से ये सकरी गली की तरह नजर आती है। इस पर चलने वाले लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए इसके किनारे पर रेलिंग भी लगाई गई थी। गर्तांग गली जो है 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है, जिसके जरिए टिहरी रियासत के जो व्यापारी थे वो टिहरी रियासत और इसके ऊपर से गुजरकर निलोंग और जादोंग होकर तिब्बत से व्यापार करते थे। देखा जाए तो ये अपने आप में कारीगरी का बेमिसाल नमूना है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी इस तरह का निर्माण करना वाकई बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इतनी ऊंचाई पर आकर पहाड़ की कटिंग कर एक शानदार रास्ता तैयार किया गया था, जो 56 साल बाद भी ज्यादा खराब स्थिति में नहीं है। न ही इस जगह पर पहाड़ी से कोई लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे साफ है कि उस समय इसे बनाने वालों ने भविष्य की चुनौतियों को भी ध्यान में रखकर काम किया होगा। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट।